दोस्तों, किसी समय की बात है। किसी राज्य के एक छोटे से गांव फूलपुर में एक औरत रहती थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला और उसके पति हरिशंकर जी का पुश्तैनी मकान था जिसमें वह दोनों अपनी 3 बहुओं और 3 बेटों के साथ संयुक्त परिवार में रहते थे। अरे, हद हो गई क्या। जिंदगी भर अब सास ससुर की सेवा ही करते रहेंगे हम लोग। अब तक माँ जी स्वस्थ थी तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अब माँ जी बिस्तर पकड़ लिया है, उनकी सेवा भी हमें करनी पड़ती है। अब बेटे 3 हैं तो माँ बाबूजी का बोझ भी तीनों बराबर पर पड़ना चाहिए। जब हर चीज का बंटवारा कर ही रहे हैं तो माँ बाबूजी के रहने का बंटवारा भी लगे हाथ कर ही लेते हैं, बड़ी बहू राधिका बोली। तो छोटी बहू प्रियंका ने भी उसका साथ दिया। हाँ भाभी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप माँ बाबूजी का बंटवारा 3-3 महीने के लिए कर लेते हैं। पहले के 3 महीने आप उन्हें रख लेना, शुरुआत आपसे करेंगे। इतनी बात सुनकर बड़ी बहू भड़क उठी और बोली, शुरुआत मुझसे क्यों? तुम भी तो पहले उन्हें रख सकती हो ना। तभी बड़ा बेटा राहुल बोला, अरे अब इसमें झगड़ा करने वाली कौन सी बात हो गई। मेरी विवेक से बात हो गई है, वो भी कल यहाँ पहुंच जाएगा। जो तय करना है हम सब कल ही कर लेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि माँ जी और बाबूजी के नाम की पर्ची निकाल लेते हैं। जिनके हिस्से में उनका नाम आएगा वही उन्हें पहले 3 महीने रखेगा। घर के बरामदे में टहल रहे हरिशंकर जी अपने बेटे बहुओं की सारी बातें सुन रहे थे। अपने कमरे में आकर अपनी पत्नी सुशीला से बोले, देख रही हो सुशीला, ये वही बेटे हैं जो कभी बचपन में इस बात की पर्ची डालते थे कि माँ के साथ कौन सोएगा। अब हमारे वही बेटे हम लोगों के नाम की पर्ची निकालेंगे कि जिसके हिस्से में हमारा नाम आएगा वह हम लोगों को पहले रखेगा, क्योंकि कोई भी हमें रखना नहीं चाहता। अब क्या यही दिन देखने बाकी रह गए थे। इस उम्र में वैसे भी इन दोनों बेटों और बहुओं के झगड़े तो इतने दिनों से देख ही रहे थे। अब तक तो केवल संपत्ति और जायदाद का बंटवारा करने की बातें चल रही थी, लेकिन उन सब से भी इनका मन नहीं भरा तो अब अपने माँ बाप को बांटने पर आ गए हैं। यह बेटे, क्या इसी दिन के लिए हमने इन बेटों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया था कि शादी के बाद ये बेटे अपनी पत्नियों की हाँ में हाँ मिलाकर हमारा जीना दुश्वार कर देंगे। अपने पति हरिशंकर जी की बात सुनकर सुशीला जी बोली, अजी चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है, लेकिन जब अपनी औलाद ही खोटे दिल की हो तो किया भी क्या जा सकता है। आप सब्र रखिए, भगवान सब ठीक करेगा। बेवजह चिंता मत कीजिए, मैं तो पहले बीमार पड़ी हूं। अगर आपको कुछ हो गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा। व्हील चेयर पर बैठी हुई सुशीला जी लड़खड़ाते आवाज में बोली। तो हरिशंकर ने कहा, लेकिन मुझसे अब यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब हमारे बच्चे हमारे भाग्य का फैसला पर्चे बनाकर करेंगे। पता नहीं भगवान ने हमारे भाग्य में और क्या क्या देखना लिखा है। इतना कहकर वह उदास मन से बिस्तर पर जाकर सो गए। उधर हालात से मजबूर सुशीला जी भी अपने आंसुओं को छुपाती हुई अपने पुराने दिनों की यादों में खो गई। बधाई हो रे सुशीला, तीसरी बार भी तुम्हारा बेटा हुआ है। अब तो तुम्हारे घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। जिसके 3-3 बेटे हो उसके तो ऐसे ही ऐस होगी। तीनों बेटे इसी बात के लिए लड़ेंगे कि अम्मा बाबूजी को मैं रखूंगा। तीसरा बेटा पैदा होने पर उनकी ननद ने कहा था, सुशीला जी और हरिशंकर जी के 3 बेटे और बहुएं हैं। उनके 2 बेटे राहुल और विकास और उनकी बड़ी बहू राधिका और छोटी बहू प्रियंका संयुक्त परिवार का हिस्सा है। यह दोनों बेटे अपने पिताजी का कारोबार संभालते हैं, जबकि तीसरा बेटा विवेक नोएडा में नौकरी करता है, जिसकी नेहा नाम की लड़की से 6 महीने पहले ही शादी हुई है। हरिशंकर जी की बड़ी बहू और छोटी बहू के आपस में बिल्कुल बहन नहीं बनती थी। बड़ी बहू राधिका जो भी काम करती वह छोटी बहू प्रियंका को वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और प्रियंका कुछ भी कहती तो राधिका हमेशा उसकी बात को काट देती। बहुत बार दोनों बहुएं रसोई में ही कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने लगती थी और पूरे घर को सिर पर उठा लेती थी।
इस बात का खामियाजा सुशीला जी और हरिशंकर जी को भुगतना पड़ता था, क्योंकि राधिका और प्रियंका दोनों में से कोई भी अपने वृद्ध सास ससुर को चाहे नाश्ता या खाना देने तक में भी राजी नहीं होती थी। कितनी बार तो दोनों बहुएं पूरा पूरा दिन रसोई में कदम नहीं रखती थी और बाहर से खाना मंगवाकर खा लेती थी। अपने अपने पति को भी उन्होंने कहा हुआ था कि दोपहर को बाहर से ही खाना खा लेना और बच्चों को भी स्कूल कैंटीन से खाने के लिए पैसे दे देती थी। देवरानी जेठानी को एक दूसरे का मुंह देखना न पड़े, इस कारण परिवार के सभी सदस्यों को घर का बना खाना भी नहीं मिल पाता था। बाकी सब लोग तो बाहर का खाना आराम से खा लेते थे, लेकिन सुशीला जी और हरिशंकर जी को घर का खाना ही पचता था। लेकिन किसी को भी इस बात की रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी। सुशीला जी खुद ही इस अधेड़ उम्र में रसोई में जाती और अपनी और हरिशंकर जी के लिए कुछ हल्का फुल्का खाना जैसे दाल या खिचड़ी बनाकर ले आती। उस पर वह दोनों बहुएं चिल्लाने लगती कि माँ जी, खाना बनाने के बाद रसोई कितनी गंदी छोड़ देती हैं। आप ये सब कौन साफ करेगा। सुशीला जी की उम्र हो गई थी और ऊपर से शरीर को भी बीमारियों ने घेर लिया था। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन जब दोनों बहुएं ही सास ससुर को खाना देने से पल्ला झाड़ गईं, तो उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती थी। सुशीला जी और हरिशंकर जी का परिवार उनके पुश्तैनी मकान में ही रहता था। हरिशंकर जी अपनी पत्नी सुशीला के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि दोनों बेटे और बहुएं ऊपर की मंजिल पर बने अपने अपने कमरों में रहते थे। वैसे तो यह मकान इतना बड़ा था कि दोनों बहुओं को ऊपर के कमरों में रहने की जरूरत भी नहीं थी। मकान के निचले हिस्से वाले कमरे भी खाली ही पड़े थे, लेकिन कोई भी बहू नीचे रहने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि सास ससुर का कमरा नीचे था और उनसे मिलने के लिए कोई न कोई रिश्तेदार कभी कभार आ ही जाता था। ऊपर रहते हुए उन्हें मेहमानों को चाय नाश्ता भी नहीं करवाना पड़ता। वह जानती थी कि जो भी नीचे के कमरे में रहेगा उसकी आजादी खत्म हो जाएगी और कोई भी अपनी आजादी को खोना नहीं चाहती थी। दोनों बहुओं को बाहर घूमने और बाहर का खाना पसंद था, इसीलिए अक्सर घर में खाना नहीं बनता था। यह बात हरिशंकर जी को अंदर ही अंदर कचोटती रहती थी कि पत्नी के बीमार होने पर भी उसे घर का काम और रसोई का काम करना पड़ता है। इसीलिए इन हरकतों से तंग आकर एक दिन हरिशंकर जी अपने दोनों बेटों को बुलाकर बोले कि राहुल और विकास, तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है और तुम्हारी पत्नियां अक्सर बाहर ही चली जाती हैं ताकि उन्हें रसोई में खाना ना बनाना पड़े और घर का काम ना करना पड़े। लेकिन यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर दोनों बहुओं की आपस में नहीं बनती तो वह घर का काम बांट ले। सुबह की रसोई प्रियंका संभाल लिया करेगी और शाम की रसोई राधिका। लेकिन यूं रसोई के काम से बचते रहना कहां की अक्लमंदी है। पिता की बात सुनकर दोनों बेटों ने अपनी अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। पहले तो दोनों एक बात समझने की तैयार नहीं थी, लेकिन 2-3 दिन के बाद जब दोनों बेटों के बाहर खाना खाने से एक साथ तबीयत खराब हुई तो दोनों बहुओं ने घर के काम बांट लिए। प्रियंका सुबह का खाना बनाती और राधिका रात का, ताकि दोनों को रसोई में एक दूसरे का मुंह भी न देखना पड़े। सुबह और शाम दोनों वक्त का खाना अब उन्हें समय पर मिलने लगा था, लेकिन प्यार और सम्मान के साथ नहीं। दोस्तों, दोनों बहुएं सास ससुर से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन सुशीला जी ने अपनी छोटी बहू प्रियंका को केवल इतना ही कहा था कि बहू, आज खाने में नमक बहुत ज्यादा था, मुझे बीपी की शिकायत है तो नमक थोड़ा कम ही डाला करो। सुशीला जी के इतना कहते ही प्रियंका ने बवाल मचा दिया और बोली, माँ जी, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप दोनों समय का खाना अपनी लाडली बहू के पास क्यों नहीं बनवा लेती? वो तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती होगी ना, इसीलिए तो मेरे खाने में नुक्ताचीनी कर रही है। एक तो इस बुढ़ापे में इनकी सेवा खिदमत करो, ऊपर से इनकी 4 बातें भी सुनो।
जरा रसोई में आकर देखिए तो सही, कितनी गर्मी है। एक तो इतनी गर्मी में खाना बना रही हूँ, ऊपर से नखरे दिखा रही हैं। अगर यूं ही मेरे बने खाने पर नाक भौं चढ़ाना है तो मुझसे नहीं होगा। ये खाना बनाने का काम बनवा लीजिए अपनी लाडली बहू से। उधर जब बड़ी बहू राधिका को यह बात पता चली कि प्रियंका ने माँ जी से ऐसी बातें कही हैं और कहीं सास ससुर के दोनों वक्त का खाना उसे न खिलाना पड़ जाए, यह सोचकर वह बोली, माँ जी जो मिले खा लिया कीजिए, क्योंकि बेवजह बेमतलब की टोका टोकी करती रहती है। आपको मालूम है कि हम लोग तो बाहर से भी खाना मंगवा कर खा लेंगे, लेकिन आप लोगों का खाना बाहर से नहीं चल सकता, क्योंकि आपको वैसे भी डॉक्टर ने काफी चीजों से परहेज रखने को कहा है। अब रोज घर में खाना बन रहा है तो उसमें भी आपके नखरे हैं। उसी दिन हरिशंकर जी और सुशीला जी समझ चुके थे कि अब उनके बेटे और बहुओं के लिए वो एक बोझ से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। सुशीला जी जो पहले से बीमार चल रही थे, आए दिन होने वाले दुर्व्यवहार को सहन नहीं कर पाई। एक दिन अचानक उनका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया। अब उनके शरीर का आधा हिस्सा बेकार हो गया था और वे व्हील चेयर पर आ गई थी। अभी तक तो जैसे तैसे वह अपना काम कर लिया करती थी, लेकिन लकवाग्रस्त होने के बाद अब वह दोनों बिल्कुल बहुओं के रहमो करम पर आश्रित हो चुके थे। सुशीला जी बेबस अपने बिस्तर पर या व्हील चेयर पर पड़ी रहती थी और हरिशंकर जी अपनी पत्नी का ध्यान रखने के लिए अब घर पर ही रहने लगे, क्योंकि बहुओं से तो बड़ी मुश्किल से उन्हें 2 वक्त की रोटी दी जाती थी। रोटी देकर जाती तो दोबारा कमरे में झांकती भी नहीं थी। हरिशंकर जी के घर बैठने के कारण उनके दोनों बेटों राहुल और विकास में व्यवसाय को लेकर लड़ाई होने शुरू हो गई। राहुल ने इल्जाम लगाया कि विकास दुकान से ज्यादा पैसे उठाता है, जिस वजह से हिसाब किताब में गड़बड़ हो रही थी, और विकास कहने लगा कि राहुल उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। खैर, सारी बातों का निचोड़ यही निकला कि दोनों भाइयों को अब अलग हो जाना चाहिए और अपने अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। राहुल का कहना था कि अब मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो उनका खर्चा ज्यादा है। अगर विकास इसी तरह दुकान से पैसे निकालता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए बंटवारे में ही फायदा है, ताकि हम लोग अपने अपने पैसे बचा पाए। दोनों ने ही मिलकर फैसला कर लिया कि जब दुकान वे दोनों संभाल रहे हैं तो दुकान के केवल 2 हिस्से किए जाएंगे, क्योंकि तीसरा भाई तो नौकरी करता है। दोनों ने ही मिलकर पुश्तैनी मकान और गांव से दूर जो उनका एक मकान था उसके बंटवारे का फैसला भी खुद ही कर लिया, जिसमें पुश्तैनी मकान एक हिस्से में आ जाएगा और गांव से दूर जो मकान है वो दूसरे बेटे के हिस्से में आएगा, क्योंकि उनके तीसरे भाई विवेक ने अपना मकान नोएडा में ही बना लिया है, इसीलिए उसे मकान की जरूरत नहीं है। हालांकि गांव की जमीन के बारे में उन्होंने विचार किया कि इसके 3 हिस्से किए जाने चाहिए, जो तीनों में बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे। ऐसा बंटवारा सुनकर दोनों बहुएं बड़ी खुश हुई। प्रियंका अपने पति विकास से बोली कि मैं तो कब से अलग होना चाहती थी, मगर आप ही नहीं मान रहे थे। देखा आज कैसे बड़े भैया ने आप पर इल्जाम लगा दिया, जबकि मैं भी जानती हूँ वो कोई दूध के धुले नहीं है। वह हर महीने दुकान से ज्यादा पैसे उठाते थे, लेकिन आपने तो कभी उनसे हिसाब नहीं मांगा। हिसाब मांगना तो दूर, सीधा आप पर ही इल्जाम लगा दिया। दूसरी ओर राहुल की पत्नी राधिका यह सोचकर खुश थी कि रोज रोज अपनी देवरानी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, और बोली, मैं तो पहले ही आपसे कहती थी कि यह दोनों पति पत्नी 1 नंबर के चोर हैं। अच्छा हुआ इनसे छुटकारा मिलेगा। दोनों बेटे बहुएं इतने खुश थे कि पत्नियों की इस बात में सहमति जताई। अपने और अपनी पत्नी के बारे में यह बातें सुनकर आज हरिशंकर जी अंदर तक टूट चुके थे। उनके तो मानो शरीर से जान ही निकल गई थी। उस रात तो वह जैसे तैसे सो गए, लेकिन अगले दिन सुबह उठे तो गंभीर सोच में बैठे थे कि अब उनके रहने का भी बंटवारा हो जाएगा। यह सोच सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था। उसी समय उनका सबसे छोटा बेटा विवेक भी
अपनी पत्नी के साथ घर पहुंच गया और सीधा अपने माँ बाबूजी से मिलने के लिए उनके कमरे में आया और अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर परेशान हो गया और अपने पिता से कहने लगा कि बाबूजी, 1 सप्ताह हो गया माँ को बीमार हुए, लेकिन आपने मुझे फोन करके भी नहीं बताया। ये तो कल बड़े भैया का फोन आया था, तब मुझे माँ की हालत के बारे में मालूम पड़ा। हरिशंकर जी बोले, बेटा, मुझे मालूम था कि तू नौकरी में बहुत व्यस्त रहता है, इसीलिए तुझे परेशान करना उचित नहीं समझा। सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन अभी तक किसी ने नाश्ता नहीं किया। यह जानकर विवेक की पत्नी नेहा रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाने चली गई और थोड़ी देर में माँ बाबूजी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर ले आई और सुशीला जी को अपने हाथों से खिलाने लगी। उसी समय राहुल और विकास भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ हरिशंकर जी के कमरे में पहुंच गए और एक दिन पहले संपत्ति के बंटवारे के विषय में जो फैसला उन्होंने लिया था उसे बता दिया। विवेक यह बात सुनकर हैरान था कि बाबूजी की दुकान, 2 बड़े बड़े मकान और गांव की जमीन में से उसके हिस्से में केवल गांव की जमीन का 3रा हिस्सा ही दिया गया था। उसी समय बड़ी बहू राधिका बोली, देवर जी, अब आप ही आ गए हैं तो लगे हाथ माँ बाबूजी के रहने का बंटवारा भी किए देते हैं। हम लोगों ने सोच लिया है कि माँ बाबूजी 3-3 महीने हम सभी के साथ रहेंगे और पहले किसके साथ रहेंगे इस बात का फैसला पर्ची निकालकर किया जाएगा। तभी विवेक बोला, भाभी, ये तो ठीक नहीं है। ये दोनों हमारे माँ बाबूजी हैं, कोई घर का पड़ा सामान नहीं जिसका आप बंटवारा कर देंगी। राधिका बोली, देवर जी, आप तो बस नोएडा में रहते हुए नोट गिन रहे हैं। इन दोनों की सारी जिम्मेदारी तो हम ही लोगों ने उठा रखी है। फिर विवेक ने कहा, क्यों भाभी, माँ बाबूजी का जितना खर्चा होता है उतना पैसा तो मैं हर महीने बड़े भैया के पास भेजता हूँ, तो फिर आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि विवेक का एक फोन कॉल आ गया, जिसको अटेंड करने के लिए वह बाहर बरामदे में निकल गया। फोन पर बात करके पीछे मुड़ा तो देखा कि उसकी पत्नी नेहा खड़ी थी और आकर अपने पति से बोली, जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। विवेक ने कहा, बोलो, क्या बात है? तो नेहा बोली, क्या हम माँ बाबूजी को हमेशा के लिए अपने साथ नहीं रख सकते? आखिर बेटा बहू होते हुए हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है उनके लिए। नेहा की बात सुनकर विवेक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोला, मैं भी यही सोच रहा था कि एक बार तुमसे इस बारे में पूछूं। तो नेहा बोली, अजी, इसमें पूछने की क्या बात है? माँ बाबूजी ने आपको अपने पैरों पर खड़ा करके अपना फर्ज निभा दिया है, तो अब क्या आप अपना फर्ज निभाने के लिए अपनी पत्नी से पूछेंगे? कुछ समय बाद विवेक अपने बाबूजी के पास गया और उन्हें अपने और अपनी पत्नी के मन की बात बताई। अपने बेटे बहू के ऐसे विचार सुनकर हरिशंकर जी का हृदय गदगद हो गया और बोले, तुम जैसा बेटा बहू पाकर तो मैं धन्य हो गया। विवेक ने कहा, ठीक है बाबूजी, हम आप दोनों का सामान पैक कर देते हैं और अब आप हमारे साथ नोएडा चलेंगे। वहां चलकर माँ का किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाएंगे। मुझे उम्मीद है कि माँ कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाएगी। अपने बेटे की यह बात सुनकर हरिशंकर जी गंभीर हो गए और बोले, लेकिन बेटा, अभी एक बहुत जरूरी काम करना बाकी है। पहले वह काम कर लूं, फिर हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। कौन सा जरूरी काम पिताजी? बेटा, जब वो काम हो जाएगा मैं तभी बताऊंगा। अभी तुम लोग जाकर आराम करो। अगले दिन सुबह हरिशंकर जी बिना बताए कहीं चले गए और शाम के वक्त लौटकर घर आए तो उनके हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट थे और चेहरे पर आत्मविश्वास। हरिशंकर जी ने तीनों बेटों और बहुओं को अपने कमरे में बुलाया और बोले कि बंटवारे के विषय में मैंने एक फैसला किया है। फैसला? अब कौन सा फैसला करना बाकी था? उस दिन हम लोगों ने सब कुछ तो तय कर लिया था। बड़ा बेटा बोला तो हरिशंकर जी बोले, वह फैसला तुम्हारी तरफ से था, लेकिन मैंने उस फैसले को स्वीकृति नहीं दी थी। आज मैंने कुछ फैसला किया है। मैं इस घर के 3 हिस्से करने जा रहा हूं। ऐसा कहते हुए उन्होंने कागजात अपने दोनों बड़े बेटों की तरफ बढ़ाई। यह बात सुनकर उन दोनों के तो जैसे होश ही उड़ गए। चकित होकर राहुल बोला, बाबूजी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं?
इस घर के 3 हिस्से करने का क्या मतलब है? छोटे ने तो नोएडा में अपना मकान खड़ा कर लिया है, फिर उसका इस मकान पर हक नहीं रह जाता है। बेटा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, पहले पूरी बात तो सुन लो। मैं केवल इस घर को ही नहीं बल्कि अपनी दुकान को भी 3 हिस्सों में बांट दिया हूँ। गांव का मकान और जमीन मैंने बेचने पर लगा दिए हैं और छोटे बेटे विवेक के साथ मैं अपना एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहा हूँ। गांव की प्रॉपर्टी बेचकर जितना भी पैसा आएगा वह उसी अकाउंट में जाएगा, जिससे मेरी पत्नी का अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज हो पाएगा। बाकी का बचा हुआ पैसा छोटे का ही होगा। यह बात सुनकर बड़ी बहू और छोटी बहू गुस्से में आकर जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, यह तो अन्याय है बाबूजी। हमने जो इतने दिन आपकी सेवा की उसका आपने हमें यही सिला दिया। कौन सी सेवा बहू? हमें 2 वक्त की रोटी कौन देगा? इस बात का फैसला करने के लिए भी तुम लोग पर्चियों का सहारा ले रहे थे। अपनी माँ का अस्पताल में अच्छा इलाज करवाने के बजाय तुम लोगों को बंटवारे की पड़ी थी। तुम्हारी इस सेवा का ही परिणाम है कि आज मेरी पत्नी व्हील चेयर पर पड़ी है। जरा देखो उसकी हालत। ऐसा कहते हुए हरिशंकर जी फफक कर रो पड़े। अपने पति को इस तरह रोता देखकर सुशीला जी की आंखों में से भी आंसू बह निकले। दोनों बहुएं जो अभी तक बहुत खुश थी, हरिशंकर जी के फैसला सुनाने के बाद अचानक उनकी खुशी गम में तब्दील हो गई। तभी छोटे बेटे विवेक ने कहा, बाबूजी, हमें जायदाद में से 1 पैसा भी नहीं चाहिए। हमें बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और उम्र भर के लिए आपका साथ चाहिए। फिर हरिशंकर जी बोले, लेकिन बेटा, मैं देना चाहता हूं और तुम मना नहीं करोगे। अगले दिन सुबह हरिशंकर जी और सुशीला जी अपने छोटे बेटे और बहू के साथ नोएडा के लिए निकल गए। वहां विवेक अपनी मां सुशीला को एक अच्छे से डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयों के साथ स्पेशल डाइट और खास तरह की एक्सरसाइज बताई। नेहा ने सब कुछ अच्छे से समझ लिया और अपनी सास की सेवा करने में दिन रात एक कर दिया। कुछ ही दिनों में सुशीला जी बिल्कुल ठीक हो गई। आज कलयुग के इस श्रवण कुमार और उसकी संस्कारी पत्नी ने आज अपने माता पिता का बुढ़ापा संवार दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।